नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट के इस अंक में हमारे साथ हैं एक विशिष्ट मेहमान और पहले मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं विनय आनंद। बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सबसे पहले आपसे बता दूं, और बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं अमेरिका में, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अमेरिका की हर एक नब्ज़ को हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे। चुनावी माहौल अमेरिका में है और इसीलिए इनसे जानना और समझना भी ज़रूरी है कि आखिर इस वक्त वहाँ चल क्या रहा है, मुद्दे वहाँ के क्या हैं। बिहार एसोसिएशन के नॉर्थ अमेरिका हस्टन के प्रेसिडेंट की भूमिका भी ये निभाते हैं। पूर्णिया से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू। तो विनय आनंद जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं, चूँकि हम बहुत क्यूरियसिटी के साथ देखते हैं जब भी बात होती है अमेरिका की, तो हमें ऐसा लगता है कि सबसे पुराना लोकतंत्र है वो, हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र और वो सबसे पुराना लोकतंत्र। इस वक्त वहाँ पर आप माहौल कैसा देख रहे हैं? माहौल अगर आप सोचेंगे कि क्या क्या वहाँ पे इश्यूज हो गए, राइट, तो बहुत सारे इंटरनल इश्यूज हैं। अमेरिका काफ़ी डेट में है, काफ़ी उनके ऊपर कर्ज है, और वो जो बादशाहत है उस पर थोड़ा सा उनको खतरा तो नहीं खतरा है। इजराइल में लड़ाई चल रही है, इजराइल मिडल ईस्ट पूरा लड़ रहा है, रशिया एरिया में लड़ाई हो रही है। तो ये सब सभी लोग जानते हैं। और जहाँ तक कि दो पार्टी सिस्टम है ज़्यादा, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट है, तो डेमोक्रेट का अपना कहानी होता है, अपना नरेशन होता है, वो उस नरेशन पे चलता है। रिपब्लिकन का अपना कहानी होता है, उनका अपना नरेशन होता है। बट इस चुनाव में और पिछले चुनाव में भी एक बंदा है, वो ट्रम्प है। ट्रम्प का अपना नरेशन होता है। आपने नरेशन की बात की तो मुझे याद आता है कि ट्रम्प ने कहा कि भाई अगर मैं आ गया, ये चूँकि देखिए अगर वाला सवाल के साथ है, चूँकि अभी हमें इंतज़ार करना होगा कि आता कौन है, कमला हैरिस या फिर ट्रम्प। लेकिन ट्रम्प ने चुनावी वादे इलेक्शन के टाइम पे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं। ट्रम्प ने ये कहा था कि अगर मैं आ गया तो मैं मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगा दूंगा। उनका एक बड़ा कंट्रोवर्शियल, हालांकि इस पॉइंट पर वो हमेशा से रहे, ये इस बार की ही बातें हैं। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध रुकवा दूंगा। तो भाई ऐसा कौन सा अचूक उनके पास उपाय है जिससे कि वो युद्ध रुकवा देंगे, या फिर अगर एंट्री पर वो बैन लगा देते हैं मुस्लिमों के, तो क्या ये प्रैक्टिकल दिखता है आपको? आप दूसरे एंगल से सोचिए कि वो ऐसा बोल क्यों रहा है। तो उनका एक कोर सपोर्टर है जो कि सुप्रीमेस्ट हैं या बिजनेस तबके के लोग हैं, वो फ्रेंडली होते हैं बिजनेस लोगों के। अभी अगर वर्ल्ड में सिनेरियो देखिए, जहाँ भी लड़ाई हो रही है, जहाँ पर कुछ हो रहा है, तो इस्लामोफोबिया एक वर्ड आया है। और उस वर्ड से क्रिश्चियन, जो कोर क्रिश्चियन कैथोलिक कम्युनिटी है, वो काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो टारगेट कहाँ कर रहा है? लास्ट टाइम में भी जब आया था, उन्होंने पाकिस्तान, कतर 7 कंट्रीज़ के को वीज़ा में बहुत परेशानी किया था। और क्यों किया था वो सब जग जाहिर है भाई। आप लोग परेशानी करते हो हमारे यहाँ। एक्चुअली उसको देखने से पहले आप ये भी देखिए यूरोप में क्या हो रहा है। पूरे यूरोप में, जर्मनी में, फ्रांस में, बेल्जियम में, उस एरिया में वो जो शरणार्थी बन के आए सीरिया से और जगह लोग से, वहाँ जाके फिर वो उपद्रव करते हैं। बिल्कुल। यहाँ तक कि यूके में भी कर रहे हैं। अगर मेरा किसी के प्रति निगेटिव या पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हो रहा है और उसके समर्थक बहुत हो जाते हैं। अगर वो बोल रहा है कि नहीं, मैं मुसलमानों की एंट्री बंद कर देता हूँ, वो ऐसा बोल नहीं सकता है, उसके पास हिम्मत नहीं है। वो ऐसा बोल रहा है कि मैं इलीगल एंट्री बंद कर दूँ। और इलीगल एंट्री का वो डायरेक्ट एम्फेसिस कर रहा है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो मुसलमान आते हैं, जो कि पूरी तरह से तो नहीं लेकिन अधिकतर ब्लैक्स होते हैं, उनको वो टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट इलेक्शन में एक कहानी चला था, ब्लैक लाइफ मैटर। और उनका सोचना है कि वो कोविड एंड ब्लैक लाइफ मैटर के कारण ही उनकी हार हो गई थी। और वो टारगेट वही कर रहा है
टारगेट वो मुसलमानों की एंट्री या इलीगल एंट्री में उस टर्म बदल गए, वर्ड्स बदल गए, लेकिन टारगेट वही है। टारगेट वही है। टारगेट अभी भी सेम कहानी वहीं चल रहा है। जो रहे या कमला रहे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। उनका जो कोर वोटर है ना, वो अपने कोर वोटर को देख रहे हैं। तो अभी इस इलेक्शन में जो कोर वोटर की जो परेशानी है, जो हमारी जो जनरल पीपल, हमारी भी परेशानी क्या है कि टैक्स बहुत ज़्यादा ले रहा है। टैक्स के ऊपर टैक्स 30-35% टैक्स ले जाता है, और हमें क्या मिलता है? लाइक उसके हिसाब से कुछ ज़्यादा राहत नहीं मिलती है। वो पैसा जाता कहाँ है, आपको वो देखना पड़ेगा। और इससे आपको यहाँ के लोग पूरे भारत में, बिहार में, जहाँ पर भी हैं, जो भी देख रहे हैं इसको, उसको रिलेट कर पाएंगे। वो पैसा लेके वो जा रहा कहीं पे फ्री जा रहा, हम आपको फ्री पैसा देंगे। तो जो किसको फ्री पैसा मिल रहा है? लेकिन ये फ्री पैसा किसे मिल रहा है? फ्री पैसा किसको मिल रहा है? वही अनएम्प्लॉयड लोगों को, जो काम नहीं करना चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, काम करना नहीं चाहते। ये मतलब ये बिल्कुल इसे बहुत ये से समझना होगा। एक तो होता है कि रोज़गार मिलना चाहिए अगर आप टैलेंटेड हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है और आपने डिग्री ले ली। एक होते हैं कि भाई आपके पास अगर ये है भी और इसके बावजूद आप काम नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि आपको अर्निंग के सोर्सेज हैं। मेरे घर के बगल में एक बहुत अच्छे महाशय हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे चतुर भी हैं। पढ़े लिखे चतुर। उनसे एक दिन पूछा मैं कि भाई तुमको तो मैं हमेशा बियर पीते देखता हूँ, करते क्या हो? तो बोला नहीं, मैं 6 महीने काम करता हूँ। 6 महीने मैं काम नहीं करता हूँ क्योंकि 6 महीने मुझे सरकार पैसे देती है। और उसको ओबामा ने बढ़ा के वो अब 1 साल हो गया, उसके बाद और ज़्यादा बढ़ गया। तो कहानी ये है कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो हार्ड अर्न मनी जो आपने अपनी मेहनत से कमाई है, उससे जो गवर्नमेंट टैक्स वसूल रही है, और वो भी 10% नहीं, 12% नहीं, 20 नहीं, 22 नहीं, 33। डिपेंड कैटेगरी होता है। तो 30 से 35% अगर पैसा, हमारा पैसा लेके आप किसी और को दे रहे हो, तो ये जो तबका है उसके अंदर रोष पैदा होना स्वाभाविक है पूरी तरह से। ये प्लस दूसरा है बिजनेसमैन में बहुत सारे टैक्स लगा दिया है। एक पर्सनल टैक्स होते हैं, जैसे कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे बिजनेस है, हर कंप्यूटर पे टैक्स ले रहा है गवर्नमेंट, हर माइक पे टैक्स ले रहा है, हर सिस्टम पे टैक्स ले रहा है। तो इनको रोष है कि बिजनेसमैन को कि भाई आप, और रिपब्लिकन एज ए होल, रिपब्लिकन एज ए होल वो टैक्स ब्रेक देता है, टैक्स पेयर्स को वो बेनिफिट देता है। तो टैक्स पेयर्स लोग जो होते हैं उनकी तरफ जाते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो पैसा कमाने जाते हैं, वो उनके तरफ जाते हैं। जो सोशलिस्ट हैं, जिनको पैसा चाहिए, वो दूसरे की तरफ जाते हैं। तो अब कितना लोग हैं ऐसे, राइट? तो अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है, और जो लोग हमें देख रहे होंगे उनके भी मन में उठ रहा होगा। फिर पॉपुलैरिटी का आधार क्या होता है? फिर अगर 2 कैंडिडेट, चूँकि हमारी तरह 250 पार्टियां तो वहाँ है नहीं, वहाँ तो 2 पार्टियों के बीच में चुनाव होते हैं, तो वैसे में डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन, इनकी बात करें तो पॉपुलैरिटी का आधार क्या बन जाता है? क्योंकि ये विनिंग फैक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पॉपुलैरिटी है, फिर दोनों का नरेशन अपना है, राइट? तो एक का है कि ब्लैक लाइफ मैटर टाइप का सिचुएशन है, उसको व्हाइट लाइफ मैटर नहीं दिख रहा है, उसको क्रिश्चियनिटी या कैथोलिक नहीं दिख रहा है, उसको इंक्लूसिवनेस दिख रहा है। वो एबॉर्शन कहानी चलाएगा, वो अनएम्प्लॉयमेंट का कहानी चलाएगा, मतलब उनका जो कोर वोटर्स है वो उससे रिलेटेड। अभी दूसरा एंगल को देखेंगे, वो उसके बारे में नहीं सोच उसके बारे में बात भी नहीं कर रहा है। अगर आप लोगों ने, किसी ने भी अगर लास्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट देखा था, दोनों एक दूसरे का क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे थे। एग्जैक्टली दोनों का अपना अपना वोटर बेस है, दोनों अपने अपने आपके अपने के लिए सोचे। आप सोचिए 50 स्टेट्स है, 50 में से ऑलमोस्ट लाइक 40 to 45 स्टेट्स जो है वो डिटरमाइंड रहता है किसको देना है। कैलिफोर्निया में डेमोक्रेट जीतेगा, उसको पहले से पता है। टेक्सास में रिपब्लिकन जीतेगा, वो पता है। कहाँ पे बॉर्डर लाइन होता है कि जहाँ पर कि कुछ वोटों से इधर उधर होता है, वो 5-6 स्टेट्स हैं। ये स्विंग वाली बात जो है, स्विंग स्टेट जो है, देखिए हालांकि मैं उसे ऐसे देख रही थी कि शायद यहाँ वाले साइलेंट वोटर है, बट नहीं, वो साइलेंट वोटर वाली बात नहीं है, वो आखिर तक डिसाइड करते हैं। और फिर स्विंग स्टेट्स जो होते हैं ना, वो यही प्रेसिडेंशियल डिबेट देखता है कि भाई आप मेरे को क्या दे रहे थे।
जैसे वर्जीनिया है, ओहायो है, पेंसिल्वेनिया है, उस बेल्ट में वो बहुत सारे ब्लू कलर वर्कर्स हैं। ब्लू कॉलर अब वर्कर क्या ये है? ब्लू कॉलर, वही मैं जानना चाह रही थी कि भाई ब्लू कॉलर वर्कर हैं कौन? प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, वो लोग ब्लू कलर वर्कर होते हैं। उनको क्या चाहिए कि उनको देखना है कि क्या हमारे यहाँ प्लांट रहेगी कि नहीं। ओके। जैसे एक मुद्दा तो उठा था, फ्रैक्शन बंद होगा क्या? डेमोक्रेट एज ए होल फ्रैक्शन के अगेंस्ट है। फ्रैक्शन क्या होती है? ये टेक्निकल टर्म है। वो फ्रैक्शन बहुत तरह से होता है, लेकिन एक जो फ्रैक्शन, जो रियल फ्रैक्शन होता है, वो गैस केमिकल्स निकालते हैं अंदर से, और उसको ऊपर ले जाके इथेन एक केमिकल होता है, इथेन को क्रैक करके वो उसको केमिकल प्लांट्स में बनाते हैं। और केमिकल प्लांट्स में वो इथेन को फिर पॉलीथिलीन बनाते हैं, जिसका कि आपको ग्रैनुअल होता है, जो आपका कंप्यूटर से लेके हवाई जहाज में वो काम आता है। नियमतः वो बहुत काम की चीज़ है। प्लास्टिक, पॉलीथिलीन कुछ नहीं है, प्लास्टिक के अगेंस्ट बहुत लोग होते हैं, राइट? यहाँ पर भी वन यूज प्लास्टिक होता है, बट प्लास्टिक के बिना रह नहीं सकते। सभी कुछ प्लास्टिक से बनता है। प्लास्टिक की फैक्ट्री बहुत होती है। तो ये क्रैकर यूनिट जो बनते हैं ना, क्रैकर, इथिलीन क्रैकर यूनिट कहते हैं। इथिलीन क्रैकर क्रैक करता है कंपोजिशन, वो केमिकल्स का कंपोजिशन को क्रैक करके वो बनता है। उसके अगेंस्ट बहुत होते हैं। उसके अगेंस्ट बहुत तरीके होते हैं, जैसे वाटर कंजर्वेटिव होते हैं, जो वाटर को बचाना चाहते हैं वाटर बॉडी में। बिल्कुल, इन्वायरमेंट तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वाले लोग आते हैं। तो ये डेमोक्रेट बोलते हैं कि नहीं, हमको वो फ्रैकिंग जो हमको बंद करना है। अब फ्रैकिंग बंद होने से फिर ब्लू कॉलर को परेशानी हो जाएगी। बिल्कुल। और डेमोक्रेट बोलते हैं, रिपब्लिकन बोलते हैं ना, हम फ्रैकिंग बंद नहीं करेंगे, हम और बढ़ाएंगे। यानी वो बता रहे हैं कि हम एक प्लान नहीं, हम ये मतलब ये भी कहीं ना कहीं अपने वोटर्स को अपने साथ इंटैक्ट रखने के लिए ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर मेरा वही सवाल है कि ये सिर्फ वादों में रह जाता है, क्योंकि हम तो इंडियन एस्पेक्ट से अगर हम देखें चुनाव के प्रोसेस को, तो यहाँ पे भी मैनिफेस्टोज बनते हैं, उसमें लंबे चौड़े वादे होते हैं। तो क्या ये जितनी चीज़ें कही जाती हैं वहाँ पर भी वो चीज़ें होती हैं, या फिर उनमें भी सेलेक्शंस होता है कि नहीं चलिए ठीक है कुछ हो जानी है? नहीं, ये स्टेटेड पॉलिसी होता है। बाय द वे, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये यहाँ की कंट्री का भी मैं बहुत देख रहा हूँ। सभी लोग 2,000 रुपये देंगे या 5,000 रुपये देंगे, ऐसा करते हैं, कोई देते नहीं है। वहाँ पे इस तरह की बातें नहीं करते हैं। उनका पॉलिसी डिसीजन होता है पूरा एज ए पार्टी। जब करते हैं तो करना पड़ता है, उनको छोड़ेंगे नहीं ना उसके वोटर्स। मैं इसीलिए ये जानना चाह हर रही 2 थी। साल में इलेक्शन होना है उनको। बिल्कुल, मैं इसीलिए ये जानना चाह रही थी कि ये जितनी चीज़ें लाई जाती हैं कि भाई हम ये करेंगे, तो ये जो करेंगे उन्हें करना होता है। या मोस्टली लाइक जैसे कि फ्रैकिंग का टेक्नोलॉजी है या ऑयल ड्रिलिंग का, डेमोक्रेट नहीं चाहते थे। और उनका भी अच्छा कहानी है, क्योंकि भाई हम पॉल्यूशन नहीं बढ़ाना है, तो बढ़िया बात है। लेकिन इनका कहना है कि भैया हमको अगर प्लान नहीं रखेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, पॉल्यूशन हम ही क्यों नहीं बढ़ाएं, हम ही क्यों घटाएं। इंडिया चाइना तो काफ़ी बढ़ाता है, तो इनकी उस पे कहानी बनता नहीं है। तो वो ये राइट विंग जो पार्टी है, वो अपने नेशन के बेनिफिट अपने लोगों के लिए सोचते हैं। वो दूसरे वाले भी सोचते हैं, बट उनका कहना है कि नहीं फ्रैकिंग नहीं करेंगे, इनका कहना है कि फ्रैकिंग करेंगे। जो डेमोक्रेटिक है उनका कहना है कि हम न्यू एनर्जीज पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जैसे कि सोलर है, विंड है, उस पर ध्यान देंगे। इनका कहना है नहीं, हमको तो इस पर ध्यान देना है, क्योंकि ऑयल एंड गैस में इनकी वोटर बेस है, राइट। दोनों, इसीलिए आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट जो है लास्ट फ्यू मंथ से बंद पड़ा, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। वो नवंबर के बाद या नवंबर के आसपास में ये कहानी पता चलेगा कि अच्छा कहाँ जा रहा है। फिर इन्वेस्टमेंट या तो बहुत ज़्यादा होगा इस तरफ या उस तरफ। अच्छा, एक और चीज़ है, चूँकि हम अभी देख रहे थे कि भाई मोदी जी को लेकर बहुत क्रेज़, जहाँ पे भी जाते हैं उनकी पॉपुलैरिटी उनके साथ पहुँचती है, वर्ल्ड वाइड लीडर के तौर पर अब उनकी एक्सेप्टेंस है। अमेरिका में बीइंग ए इंडियन, आप चूँकि वहाँ पर रहते हैं, आप लोगों से इंटरेक्शन रखते होंगे, एज ए प्राइम मिनिस्टर भी और एज ए इंडिविजुअल भी, मोदी को लोग वहाँ पे कैसे देखते हैं? एक्चुअली मोदी के कारण हमारी स्टेटस बढ़ गई। हमारी मतलब हमारे तरह के लोग मतलब जो इंडियन जो हैं उनकी स्टेटस बढ़ गई। भले ही आप मोदी के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, इट डजंट मैटर, आप इंडिया से हो, आपकी वैल्यू बढ़ गई।
तो इसे भी एक तरीके से बेहतर माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा, क्योंकि अगर इससे पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, अगर आप इंडियन कहने से तो अपने उसमें क्या हुआ, लाइक धरातल पे क्या बदला, आई डोंट नो। लेकिन मोदी ने जैसे कि वर्ल्ड लीडर्स से मिलते हैं, गर्मजोशी से मिलते हैं, इनकी बातें वो लोग सुनते हैं। इंडियन लीडर्स जब कभी क्वाड मीटिंग हो या कोई भी मीटिंग होता है, उनमें इनको आगे बढ़ा के रखते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले प्राइम मिनिस्टर अच्छे नहीं थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन इंडिया की जो महत्व है ना, इन्होंने ऐसा दिखा दिया कि भाई इंडियन के बिना तुम्हारी काम ही नहीं चलेगी। अभी देखिए आप पूरा नासा में देखिए, मैक्सिमम अच्छे इंजीनियर्स हमारे लोग हैं। बाय द वे बिहारी भी हैं। और बाय द वे नहीं, ये तो है। हाँ, मतलब ऑयल हम एंड तो गैस बहुत में, प्राउडली कह रहे हैं। ऑयल एंड गैस में हम भी हैं, और ऑयल एंड गैस में काफ़ी इंडियंस एंड बिहारी लोग हैं, और हम चाहते हैं कि और बिहारी लोग आए वहाँ पे। और हम ये और बिहारी जो आपने कहा, तब मेरा सवाल ये है कि फिर वीज़ा पॉलिसीज़ क्या और ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, वीज़ा पॉलिसीज़ को और थोड़ा माइल्ड होना चाहिए, ताकि ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएँ, क्योंकि अभी जो टर्म कंडीशंस पे वीज़ाज़ मिल रही हैं, उससे लेकर मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या इसमें आपको लगता है कि और थोड़ा लचीला होना चाहिए था इसे? लाइक वीज़ा तो अभी भी मुझे लग रहा है कि कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। आप अगर रेशियो वाइज देखेंगे, परसेंटेज वाइज, अभी हमारे यहाँ बहुत लोग हैं। हम ह्यूस्टन में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बिहारी, झारखंड के, और हमारी जनसंख्या जो है लास्ट 5-6 साल में डबल हो गई बिहारियों की। हम अभी छठ मनाने जाएंगे वहाँ पे, हमारे लोग पहले 50-60 लोग आते थे, अभी 150-200 आते हैं। हम कल्चरल इवेंट बनाते हैं, हमारे बहुत लोग आ गए। तो अगर कोई बता रहा है कि लचीला वीसा वाला है, आई डोंट नो। हम अभी टेक्सास A&M में पढ़ाते भी हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स कंपोजिशन को भी देखते हैं, काफ़ी इंडियंस हैं। तो मेरा मानना है कि पहले अगर 1 लाख कोशिश करते थे, उसमें 10,000 को मिलता था, तो अभी 2 लाख कोशिश करते हैं, उसको 15,000 को मिलता है। तो परसेंटेज वाइज हो सकता है थोड़ा सा टाइट किया है, क्योंकि इन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसी को ही टाइट किया है एज ए होल। जैसे H1 था, H1 की जो डिमांड है अभी भी ज़्यादा है, बट उन्होंने कंट्रोल किया H1 की डिमांड, क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज जो थे वो मिसयूज़ करने लगे थे, उस पर कंट्रोल किया है। बट ओवरऑल मेरा मानना है कि वीसा रिजिम फॉर लीगल माइग्रेशन लीगल वे से इट इज़ स्टिल द सेम। उनको और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये लोग तो चाहते हैं, यूएस में तो चाहते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर्स हैं, जो वहाँ अचीवर्स हैं, वो आएँ, क्योंकि उनसे तो उनको टैक्स मिल रहा है। बिल्कुल, ये तो मतलब एक तरीके से किसी भी कंट्री के लिए टैक्स पेयर्स जो हैं वो सबसे बड़ी मजबूत रीढ़ की हड्डी कह लें उसे कि वो हैं, तो वो चाहेंगे ही कि और सबसे क्रीम प्रोडक्ट अगर उनके पास पहुंच रहे हो, तो ये हर कंट्री चाहती है। चुनाव चूँकि वहाँ हो रहा है, तो आप नज़दीक से उसे अनुभव, आपने चूँकि 30 सालों का आपका वहाँ का एक्सपीरियंस है, चुनाव कैसे होता है? अगर साधारण शब्दों पे अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहें कि भाई वहाँ पर चुनाव कैसे होता है, चुनाव कैसे होगा, जो कमला हैरिस और ट्रंप सामने हैं, तो ये चुनाव कैसे होगा? 2 तरह से बताऊंगा। एक नॉर्मल इलेक्शंस जो होते हैं उसमें प्राइमरीज होता है। प्राइमरी मतलब आप कोई भी, आपका डेमोक्रेट होना या रिपब्लिकन होना जरूरी नहीं है, किसी भी पार्टी के लिए आप बोल रहे हैं कि हम इस पार्टी से खड़े होना चाहते हैं, ओके, आप खड़े हो जाएं और अपना वोट जुगाड़ करना शुरू करें, घर घर जाएं, जैसे भी जाएं। आपको अगर वोट मिलना शुरू हो, जैसे 25 लोग डेमोक्रेट के लिए खड़े होते हैं कि हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन खड़े होते हैं, उसमें से एक प्राइमरी जीतता है। तो जीतने का कहानी है वो 1 साल 2 साल का कहानी चलता है, एक जीत के आगे आता है। वैसे रिपब्लिकन का भी एक बढ़ के आता है। उस समय जो वोटिंग करता है, जो प्राइमरी में, पहले हमको भी कन्फ्यूजन था कि अच्छा हम इधर भी वोट कर लें, उधर भी वोट कर लें। ऐसा नहीं है, आप अगर डेमोक्रेट को वोट कर दिए तो रिपब्लिकन तो को नहीं कर सकते, रिपब्लिकन को कर दिए तो डेमोक्रेट को नहीं कर सकते। एक बार अगर डेमोक्रेट को कर दिए तो आपका माना जाता है कि आप डेमोक्रेट के हैं या डेमोक्रेट ही नहीं है, जब तक कि आप डिक्लेयर नहीं करेंगे कि हम स्विच कर रहे हैं या हम न्यूट्रल हो जाते हैं। अच्छा, ये डिक्लेयर भी करना पड़ता है? हाँ, आप वहाँ पे पर्चा लेने जाएंगे ना, तो वहाँ प्राइमरी में आप बताएं, जब आपका मेन इलेक्शन आता है उसमें आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लिया जाता है, राइट। जब एग्जिट पोल होता है तो उसको माना, अच्छा ये तो 10 आदमी, ये तो प्राइमरी में डेमोक्रेट को वोट किया था, तो इस बार माना जाता है कि आप डेमोक्रेट को ही दे रहे हैं इलेक्शन।
तो वो ये स्विंग वोटर स्टेट वाली स्थिति नहीं हो जाती होगी कि भाई ऐसे लोग जो कि पहले डेमोक्रेट को वोट कर रहे थे, ये वाले वोट ही डिसिसिव होते होंगे? हाँ, ऑफ कोर्स वही तो डिसिसिव होता ही है। एग्जैक्टली। फिर ट्रिक वोटिंग भी होता है। जैसे कि बहुत सारे रिपब्लिकन चाहेंगे कि हमारे पास डेमोक्रेट का ऐसे बंदे आ जाए जिसको कि हम हरा दें, तो इनके वोटर जो होते हैं वो डेमोक्रेट बन के वोट कर देंगे और उनको ले आएंगे आगे। तो जैसे कि डेमोक्रेट में 10 बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, या उस 10 में से 2 जो है वो तो बहुत ही अच्छे हैं, अब उस 2 को प्राइमरी में ही हराना है तो फिर उनके जाके वहाँ पर हराना चाहिए, ओके, कि उसके अगेंस्ट वाले को वोट करना चाहिए। और ये भी वैसे ही करते उल्टा। ट्रम्प जो था, एक्चुअली आपको पता है या नहीं, ट्रम्प वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ क्लिंटन एंड ही वाज डेमोक्रेट लीनिंग पर्सन। और उसने जब अपना पर्चा डाला तो रिपब्लिकन का जो ऑफिस बियरर्स थे वो उनके अगेंस्ट थे, एक्चुअली अभी भी उनके अगेंस्ट है। डिक चेनी जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो डिक्लेयर कर दिया कि हम ट्रम्प को वोट नहीं देंगे, जो कि वो बहुत बड़े वाइस प्रेसिडेंट थे रिपब्लिकन के। जॉर्ज बुश लास्ट टाइम बोला था कि हम ट्रम्प को वोट नहीं देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था किसको वोट देंगे, लेकिन ट्रम्प को वोट नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ खुल के होता है, कुछ भी छुप के नहीं होता है। लेकिन स्विंग स्टेट जो है वो डिसाइड करेगा कि भाई, और स्विंग स्टेट में मेरे अनुसार ब्लू कलर पीपल जो है, ब्लू कलर जो जॉब करने वाले होते हैं वो डिसाइड करते हैं। ओके, मार्जिन बहुत छोटा है। तो ये अगर एक लेमैन के हिसाब से देखा जाए तो अगर ये पता है कि ये डिसाइसिव फैक्टर है तो विनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे वो विनिंग जिस तरीके से भी आ रही हो। तो क्या उस इशू को दूसरे, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक हो, अगर ये रिपब्लिकन उनके तरफ हमेशा कंसर्न रखती है तो डेमोक्रेटिक को तो ये पता होता होगा कि यहाँ से मुझे कितना नुकसान हो सकता है, या उनको पता है, लेकिन उसकी भरपाई कैसे होगी? अगर मान लीजिए 6 स्टेट है, उनको अगर पता है कि लाइक फ्रैकिंग का कहानी चलेगा पेंसिल्वेनिया, ओहायो या उस एरिया में, तो वो ये देखेगा अच्छा वर्जीनिया में कुछ और इशू है, वहाँ पे हम कुछ और काम कर लेंगे, वहाँ पे हम बोलेंगे चलो भाई हम न्यू एनर्जीज लगाएंगे, लाइक सोलर लगाएंगे। एक्चुअली लास्ट वाला में कमला हैरिस ने बोला था नहीं, मैं पर्सनली अगेंस्ट नहीं हूँ फ्रैकिंग, तो वो डैमेज कंट्रोल करने के बिल्कुल। तो देखिए ये इन चीज़ों को समझना होगा। हम क्या देखते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, ये रिपब्लिकन है तो इनके साथ ये मैटर काम कर जाता होगा, ये डेमोक्रेटिक हैं तो इनके साथ ये मैटर करता होगा, लेकिन वहाँ पर भी डैमेज कंट्रोल किया जाता है, हिडन तरीके से हो, लेकिन होता है वहाँ पर। वो नहीं बताएंगे। जैसे कि अभी आपको पता है कि लाइक कमला हैरिस ने कभी कोई प्राइमरी जीता नहीं। हाँ, इस बार तो एकदम नहीं जीता। लास्ट टाइम इलेक्शन में भी वोट जो होता है ना प्रेसिडेंटियल नॉमिनी को मिलता है, ये वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी थी जिसको कि ऐसा टिकट पे दोनों साथ में है लेकिन नाम उनका रहता है, तो उस पर भी वार करते हैं ये भाई तो इलेक्शन जीत के नहीं आए हो, तो आप जाओ प्राइमरी में पहले जीत के आओ। तो लाइक जब तक जो था तो ऐसा लग रहा था कि जो विल बी लूजर, लाइक वो काफ़ी पीछे चल रहे थे। अभी ऐसा चल रहा है कि नेक टू नेक है, कौन जीतेगा पता नहीं। अच्छा, मैं आपसे आपकी व्यक्तिगत राय जानना चाहूँगी और मैं उससे कंक्लूड करूँगी कि जो इंडियन हैं वहाँ पर उनकी राय क्या हो सकती है। अगर ट्रम्प और कमला हैरिस दोनों को देखा जाए, इंडिया के लिहाज से आपको बेहतर या उसके नज़दीक कौन दिखता है? अगेन गलत आंसर दूंगा मैं शायद। मैं टेक्सास से हूँ। ओके, तो टेक्सास में ये रेड स्टेट है, दैट मीन्स वो रिपब्लिकन स्टेट है। और बिजनेसमैन जो हैं जिनके भी बिजनेस हैं या टैक्स पेयर्स हैं, जनरली वो रिपब्लिकन के तरफ। नॉट नेसेसरली हम फैन है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के, ट्रम्प के या किसी के, बट मेरे अनुसार रिपब्लिकन जो है वो इकोनॉमी हमेशा ही अच्छा करता है। इंडियन अगर कैलिफोर्निया में रह रहे हैं, मेरा भाई न्यू जर्सी में रहता है, वो मेरे से डिफर करेंगे। क्योंकि वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट एंड अदर पॉपुलेशन जो इंडियन पॉपुलेशन है वो जनरली डेमोक्रेट की तरफ जाते हैं। हमारा जो आइडेंटिटी है एज एन इंडियन, इट्स अ लार्जली डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी। अगर हम यूएस में कहीं भी घूमने जाते हैं तो इट्स अ ब्राउन, हमारा कलर है ब्राउन, तो उनको ब्राउन आइडेंटिटी है वो मैच करता है मोस्टली
डेमोक्रेट्स है। एज एन इंडियन, एज ए डेमोक्रेट, बट हम टेक्सास में रह रहे हैं, तो वो टेक्सास जो है वो जनरली रिपब्लिकन्स की तरफ होते हैं। तो देखिए भाई, ऐसा भी नहीं है कि इंडियन अगर टेक्सास में है तो वो रिपब्लिकन फिक्स है, और एक जगह अगर कहीं पर दूसरी जगह पर उसकी संख्या कहीं ज़्यादा है तो वहाँ पर वो रिपब्लिकन को ही वोट करे। मैटर करता है कि वहाँ के मेरे पास एक उसकी बहुत अच्छी है। मैं लोकल लेवल पे डेमोक्रेट हूँ। लोकल ह्यूस्टन में हमारा फ्रेंड को हमने कांग्रेस में लड़ाया भी था और हम काफ़ी मदद किया था, लेकिन नेशनल लेवल पे हम हमेशा चाहेंगे कि रिपब्लिकन आए, और सबके लिए ऐसा ही है। लोकल मैटर्स मोस्ट, क्योंकि आपका फैमिली रहता है, आपका रिएक्शन जो है पब्लिक में जा रहे हैं तो आप एज ए डेमोक्रेट फील करेंगे। तो इसे यहाँ के लोग ऐसे समझिए कि जैसे अगर हमारा असेंबली इलेक्शन चल रहा है तो हम लोकल इश्यूज़ पर वोट करते हैं, और अगर लोकसभा का चुनाव है तो हम नेशनल इश्यूज़ पर वोट करते हैं। उसके लिए हमारी सोच, वोटर तो वही है बट हमारी सोच और चुनने का आधार बदल जाता है। एक्चुअली ये एकदम काफ़ी अच्छा चीज़ है। क्या हम काफ़ी दिनों से इसको एनालाइज भी कर रहे थे। सबसे बेहतर स्टेट जो है इंडिया में वो है उड़ीसा। टिल लास्ट ईयर वो लोकल को समझता था कि लोकल है, एंड नेशनल को समझता था कि नेशनल है। बाकी सब में एक्चुअली लाइक इट डिपेंड्स ऑन कैसे इलेक्शन कैंडिडेट्स आते हैं और कैसे पार्टी उसको यूज़ करती है। तो लाइक एक्चुअली लोगों को सभी जगह उसको देखना चाहिए कि हमारा लोकल इशू क्या है एंड नेशनल इशू क्या है। दोनों में डिफरेंस होता है। नेशनल इशू में मतलब आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, स्टेट पॉलिसी क्या है, आपका इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, वर्सेस स्टेट में लाइक अगर लोकल एरिया है उसमें आपका क्या है। जैसे कि अभी अयोध्या से होके आया मैं कल। मैं अभी अगला सवाल यही पूछने वाली थी कि आप वहाँ से, अमेरिका से दिल्ली, दिल्ली से अयोध्या आकर कैसा लगा? हाँ, वो अभी रिलेट कर रहा था मैं, लोकल एंड नेशनल पॉलिसी, राइट। तो अयोध्या में जब गया मैं, तो अयोध्या में लोकल से मिला मैं, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा कि अयोध्या में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, राम जन्मभूमि लगाया और फिर भी हार गए। तो कैसे हुआ ऐसा? तो मैं खुद बता रहा हूँ कि ये हारना ज़रूरी है वहाँ पे, क्योंकि लोकल में मैं दिस सैटरडे को मैं 7.5 माइल वॉक किया, पूरे सरयू नदी से लेकर राम मंदिर, हनुमानगढ़ी से होकर स्टेशन तक मैं पूरा राउंड मारा और बहुत लोगों से बातें किया। बातों करने से पता चल गया कि उसकी जो सुएर का प्रॉब्लम था, उसकी रोड के अगल बगल का जो प्रॉब्लम था अभी भी है, जो 10 साल पहले थी अभी भी वैसा ही है। आप राम का मंदिर बना रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो नेशनल इंपॉर्टेंस हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन लोकल पे आपने वो काम नहीं कर पाया जो कि करना चाहिए था। जो आप लोकल्स आपके पास क्या है, वहाँ पे मैं देखा कि 90% हम जो इंटरेक्ट किए, जो बाहर के लोग थे, वो लोग साउथ इंडियंस थे। वो लोग वहाँ से भगवान के लिए आए थे, उनको लोकल नहीं पता। मुझे पता था, मैं इस चप्पल पहन के ही मैं जा रहा था और मुझे कीचड़ में जाना पड़ता था। सो मैं वहाँ से सिर्फ अयोध्या के लिए आया था, ये सोच के कि अयोध्या हैज़ गॉन बिग टाइम, बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड, क्योंकि लोकल पे अभी भी बहुत काम करना बाकी है। और मुझे लगता है कि तो अयोध्या के लोगों ने, अयोध्या ने जो मैंडेट दिया या जो फैसला किया, वो एक एलीट कह सकते हैं कि जो लोग, एलीट इन द सेंस सिर्फ डिग्री के हिसाब से नहीं, सोच से, विचार से जो लोग समझते हैं कि भाई हमारे लिए मैटर क्या करता है और क्यों हमें किसी का चुनाव करना चाहिए, वहाँ पर लोगों ने उस हिसाब से फैसला किया। मैं भी गलत कर दिया, क्योंकि वो जो एमपी का इलेक्शन है वो तो एक्चुअली नेशनल के लिए था, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा निकाला कि भाई तुम मंदिर तो बना दिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, अगल बगल का इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने देखा नहीं। आपने लाइक जो गली में जो सुएर चल रहा था अभी भी चल रहा है, जो लोकल, जो कि वो कारपोरेट्स करते हैं, नगर निगम वाले करते हैं, उनको ये लोग नहीं कर पाए। जो मैसेज जो वहाँ से जाना चाहिए था कि अयोध्या, मैं बहुत तीर्थ स्थल गया हूँ, बहुत जगह, अभी तक अयोध्या मुझे तीर्थ स्थल नहीं दिख रहा है। फिर आपके लिहाज से अयोध्या इस वक्त कैसी दिखी? मुझे लग रहा है कि एक कंस्ट्रक्शन जोन है, अभी वो कंस्ट्रक्शन चलना शुरू हुआ है, इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स दैट, बट I think it will take another 5 years before I come back to see again
क्योंकि अभी मुझे दिख रहा है कि काफ़ी उसमें बदलाव की ज़रूरत है। स्टेशन के अड़ोस पड़ोस में काफ़ी काम अभी करना बाकी है। बाहर आउटर रोड में काफ़ी काम हुआ है। आउटर रोड वाज वेरी गुड। मैंने रेस्टोरेंट आउटर रोड में जाके खाना खाया, काफ़ी अच्छा था। लोग अच्छे हैं, लोग जनरली काफ़ी मददगार थे, कोई गुस्सा वाले नहीं थे। गर्मी बहुत थी लेकिन फिर भी मैं जिससे पूछता था बात करते थे और अवधि में आवाज़ सुनने को बड़ा मज़ा आता था। तो ये अच्छा था कि लोग अच्छे हैं। आई एम श्योर लाइक गवर्नमेंट भी, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट एंड नेशनल गवर्नमेंट विल वर्क ऑन दैट। और हम तो वहाँ गए थे तो काफ़ी बिहारी और काफ़ी झारखंडी भी मिले वहाँ पे, और हम लोगों ने तो मैं काफ़ी उम्मीद लिट्टी भी करती हूँ खाया। कि हमारे साथ जो लोग इस वक्त दर्शक जुड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि चीज़ों को देखकर समझकर फिर उसका आंकलन करते हैं, वो विनय आनंद जी की बात को सुन रहे होंगे और इससे इत्तेफाक रख रहे होंगे, तो कुछ बदलाव भी ज़रूर आएगा। अवध के लोगों की परेशानी अगर वहाँ पर गवर्नमेंट जो भी काम करवा रही है या कर रही है उसे देखते हुए किया जाना बहुत ज़रूरी है। कोशिश सरकार की या लोकल लेवल पर जो भी बॉडीज़ काम करती हैं या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ आती है, उसका मोटो तो विनय जी यही होता है ना कि भाई जो वहाँ के वासिंदे हैं, जो लोकल्स हैं, उनकी जो इश्यूज़ हैं उसको दूर किया जा सके। देखिए, दो चीज़ है। एक तो जैसे पर्यटक स्थल बन जाए तो लोकल को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। जब बनेगी तो हो जाएगी, और ये वर्क इन प्रोग्रेस है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ काम चल रहा है, काम हो रही है। लेकिन अभी लोकल को फ्रस्ट्रेशन है कि वो काम जो है, काम के कारण उनको बाधित हो रहा है। बाधित हो रही है। जैसे कि एक रामपथ है, वहाँ पे जाने के लिए जाने अप्रोच में ही दिक्कत है। देखिए, एक बार वहाँ पहुँच जाए तो बहुत अच्छा है। तो वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो मेरा मानना है कि लाइक ये गुस्सा था थोड़ा लोकल्स में। ये वैसी वाली स्थिति तो नहीं है कि हम डेवलपिंग है, डेवलप्ड कंट्री होने में वक्त लगेगा, प्रोग्रेस है, ऑन प्रोग्रेस है। उसको समझना पड़ेगा, तो पेशेंस अगर चाहिए। आपके पास आपको डेली अगर वहाँ से उन प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, जो लोग लोकल्स होंगे, अगर उनको अपने व्यवसाय को लेकर दिक्कत हो रही होगी, आने जाने को लेकर दिक्कत हो रही होगी, खुद के कंस्ट्रक्शन जो चल रहे हैं उसकी वजह से दिक्कत हो रही होगी, तो उनको ये विश्वास दिलाना इम्पोर्टेंट है, उनको ये कन्विंस करना ज़रूरी है अभी कि ये आज की परेशानी है लेकिन कल का आराम होगा। एक चीज़ वो है। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट को भी समझना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। कंस्ट्रक्शन आप जितना स्पीड से कर रहे हैं, और आप जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो लाइक अपने ड्राइंग रूम में जो कंस्ट्रक्शन करते हैं और जब फील्ड में कंस्ट्रक्शन करते हैं, मैं कंस्ट्रक्शन पढ़ाता हूँ। कंस्ट्रक्शन को आप ढंग से कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन को आप लिमिट कर सकते हैं, उसकी जैसे धूल निकलना आप उसको मैनेज कर सकते हैं। मोस्ट लाइकली जो कॉन्ट्रैक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं वो उनको मैनेज नहीं कर पा रहा है। कंस्ट्रक्शन काफ़ी स्पीड से हो रहा है। स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चूँकि अपने पॉडकास्ट के क्लोजिंग टाइम पे पहुंच गए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी दो चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लगी इतने सालों बाद जब आप इंडिया आए हैं, तो आपको लगा कि नहीं ये चीज़ तो होनी बहुत पहले चाहिए थी लेकिन अब भी हो गई है, बहुत अच्छी बात है, ये मैंने नया देखा। लाइक अगेन 10-15 साल पहले जब आता था तो मैं यहाँ पे आराम से चला सकता था गाड़ी। अब मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूँ। तो ये अच्छा है या ये अच्छा है या अच्छा बुरा भी है? मैं नोएडा आई थिंक 20 इयर्स बाद आया हूँ। काफ़ी ग्रीन पेड़ है, काफ़ी डेवलपमेंट है, लेकिन लोग भी बहुत ज़्यादा हो गए। सो बैलेंस्ड है। मेरे अनुसार पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी दिख रहा है, रोड पे दिख रहा है। मैं गांव जाता हूँ, गांव में तो वैसा ही है जैसा था। लाइक हमने रोड देखा वहाँ पे। पहले कच्ची सड़क ज़्यादा हुआ करती थी, अभी रोड दिख रहा है। डेवलपमेंट वाइज लाइक अमेजिंग। लाइक ये इतना तो मैं यूएस में भी डेवलपमेंट नहीं होता जितना यहाँ हुआ। और काफ़ी लास्ट 10 साल में तो माइंड ब्लोइंग, काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट हुआ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण। ओके, अब फास्ट राउंड अप में मैं आपसे जानना चाहूँगी पीएम मोदी को आप कैसे देखते हैं, कितने नंबर्स देंगे अभी तक के लीडर? ये स्टेट्समैन है और आई थिंक लाइक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। 100% ऑफ हिज अचीवमेंट। अगेन उसकी टीम में बहुत लोग हैं जो कि काम अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि लाइक पता नहीं क्यों उनको इतना कम वोट मिला इस बार। ही इज वर्ल्ड लीडर। तीसरी बार कोई पहला ऐसा लीडर है जो तीसरी बार He deserves it. या ओके डन, तो वो डिजर्व करते हैं इसलिए
दूसरा सवाल, अगर आपको कहा जाए कि आप फिर बैक टू इंडिया होइए, इंडिया में रहिए, तो कहाँ जाके रहना चाहेंगे? पता नहीं, मैंने 2-3 बार कोशिश भी किया आने का। मैं रांची में पढ़ाता था, IIM रांची में थोड़े दिन पढ़ाया। मैं बेंगलोर में मैं अपने काम के सिलसिले में आता हूँ। मुझे लगता है कि वेदर को कोई रोक नहीं सकता है। लाइक तो हीट हो रही है, ग्लोबली हीट है। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप झारखंड में भी रहे हैं, बिहार आपका जन्म स्थान है और कर्म भूमि अभी आपकी अमेरिका है। तो अगर चुनाव करना हो तो इसमें पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे कौन? सिटी। एज ए सिटी भी? पता नहीं, मैं जहाँ रह रहा हूँ मैं उससे ज़्यादा तो बाहर नहीं जा सकता अभी। लेकिन अगर इंडिया आना पड़े तो मैं तो जाके बिहार में रहना पसंद करूँगा। ओके। बिहार में अपने ही जन्म स्थान पूर्णिया? नहीं नहीं, बिहार में काफ़ी जगह है जहाँ रह सकता हूँ। जो मैं बिहार बदला है कुछ? काफ़ी बदला है, काफ़ी। लाइक मैं वहाँ पे एक रोड पे जा रहा था पूर्णिया से दरभंगा मुजफ्फरपुर एरिया में, वेयर आई यूज्ड टू ट्रेवल। काफ़ी टाइम लगता था, अभी तो फटाक से पहुँच गया। सो लाइक अगेन उस एरिया में कहीं भी मैं रह सकता हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन अभी उस पर इंडिया में ये चल रहा है, ऐसा होना ही चाहिए। लाइक अगेन, लाइक मैंने जो पढ़ा, वो जो कोविंद जी का जो रिपोर्ट था मैंने पढ़ा है, काफ़ी डिटेल से पढ़ा, और उन्होंने सभी कुछ डाला है। वो उसमें मिड टर्म इलेक्शन डाला है, सब कुछ डाला है। एंड दैट शुड बी, दैट्स इतना रिसोर्स आपका खर्चा होता है हर 4 साल में या हर साल में। एवरी ईयर आप इलेक्शन मोड में जाते हो, ये तो एकदम से करना चाहिए हमेशा। लाइक इसके लिए तो कोई सोचना नहीं चाहिए, और सभी पार्टियों को करना चाहिए, किसी को अपोज नहीं करना इंडिया चाहिए। की कौन सी फूड है जो आप मिस करते हो? हम तो लिट्टी चोखा वहाँ पे काफ़ी खाते हैं, और कभी कभी हमने खुद बनाया है वहाँ पे। और खास करके हम तो दाल भात चोखा खाते हैं, उससे काफ़ी आप खुश रहते हैं। कहीं पे भी चले जाइए, हाँ, बिहार कहीं तो साथ भी में रह मिल जाता है। जाइए, बिहार साथ में जाता है। लिट्टी चोखा साथ में होता है, दाल भात भुजिया चोखा साथ में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस इंटरेस्टिंग चर्चा के लिए। तो हमारे आज के इस पॉडकास्ट अंक में हमारे साथ जुड़े हुए थे विनय आनंद, और फिर अगली बार किसी और विशिष्ट मेहमान के साथ फिर से होगी मुलाकात। मैं आपकी होस्ट और दोस्त विभा उपाध्याय।